क्या ये भाषा जो यूज की गई आतंकवादी के रूप में, तालिबानी के रूप में, पाकिस्तानी के रूप में, पता नहीं क्या क्या भाषा भाषा बोली गई, तो क्या ये राजनीतिक भाषा आपके टाइम में थी जो अब की बार बोली गई, किसानों को बोली गई? जो आपने मेरे से प्रश्न किया था कि आज की राजनीति इतनी दूषित और विषैली और सतरहीन क्यों बन गई है, तो उसका तो मेरे पास एक ही जवाब है कि इसको बनी नहीं है, इसको बनाया गया है और सोचे समझे तरीके से इसको बनाया गया है। देश की जो आंदोलन था ये तो देश की राजनीति को हिला ही रहा था ना, चाहे रेल रोक के हो, चाहे हाईवेज रोड की बात रोक की बात हो, चाहे थानों का घेराव की बात हो, चाहे किसी मंत्री को काम में न घुसने देने की बात हो, बात तो थी ना सर। किसान तो जीत रहा था 11 महीनों के दौरान। लेकिन जो आज की इस राजनीतिक छवि बनेगी, आपके टाइम में क्या बनती है? हिंदू की लड़ाई लड़ रहा, मुस्लिम की लड़ाई कर रहा, बातें कर रहा। भैया लगता नहीं कि देश भी जातिवाद की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा? राजनीति के अंदर अगर जातिवाद नहीं हो तो बात नहीं बनती आज के दिन। तो बात ही है। नमस्कार, मैं अजय, और फिर से मोदी जी ने एक तोहफा दे दिया। पहले दिया करते रात को और आधी रात को, और अब दिया सुबह सुबह, और पर्व भी ऐसा कि पूरा विश्व उस पर्व के आगे नतमस्तक, उस गुरु के आगे, क्योंकि गुरु तो गुरु ही होते थे। और 1991 की साल की बात करा तो छोटी काशी का, भिवानी ज़िले का और हरियाणा प्रदेश का एक ऐसे व्यक्ति थे, एक पार्टी में, यानी विकास पार्टी बंशीलाल जी पार्टी थी, और उनकी पार्टी के 3 MP खड़े थे। 1991 बात कर रहा हूँ। और उन्हीं के अंदर जीते थे चौधरी जगबीर सिंह, LLB वकील भी, पता नहीं, अपने आप के अंदर एक शख्सियत। और जब लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि ईमानदार नेता नए हैं, वो ज़्यादा छल कपट वाली बात कौन थी। तो बात मोदी की करनी हो तो कोई MP से करनी पड़ेगी। अब वर्तमान के MP आगे आवा कौन नहीं, तो भूतपूर्व MP से पूछ लेते हैं कि ये सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज इतना साफ सुथरा कैसे आया प्रधानमंत्री जी के द्वारा? थोड़ा खुल के बताएं प्लीज़, थोड़ा बताएं विस्तार से। आप पहले तो आप आपके बारे में बताएं कि आपने राजनीति कैसे शुरू की थी सर, ज़रूरी है अभी। नहीं, राजनीति मैंने शुरू की क्योंकि मैं तकरीबन, मेरे पूर्वज भी जो हैं वो राजनीतिक तौर से थोड़ा बहुत हिस्सा लेते रहे हैं, और अंग्रेज़ों के वक्त में भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई उन्होंने लड़ी। नवाब लोहारू के ख़िलाफ़ भी मेरे दादाजी ने लड़ाई लड़ी और जड़ भी गई, और लोगों के हितों के लिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो कुछ भी मेरे परिवार ने किया, उसी परंपरा का निभाव मैं करता चला आ रहा हूँ। और उसी हिसाब किताब से मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं राजनीति में भी आया तो मेरा मकसद सिर्फ यही था कि साफ़ सुथरी और लोगों के हक़ की बात उठानी है, लोगों के हक़ के लिए लड़ाई लड़नी है। इसके लिए चाहे आदमी को कितनी ही कुर्बानी देनी पड़े। अब रही बात, अभी आपने एक प्रसंग छेड़ दिया कि भाई ये जो यकायक प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला बगैर किसी संकेत के, बगैर किसी ऐसी कोई सूत्र के एकदम से ये फैसला लिया, ऐसी कौन सी बात ऐसी हो गई जिससे 1 साल से ज़्यादा अरसा तक किसान जो है ना बहुत अपने आप को संयम में रख कर के, अनुशासन में रह कर के कुर्बानियाँ भी दी हैं। और इस मैं ये कहूँगा ये अनूठा आंदोलन, विश्व का अनूठा आंदोलन किसान आंदोलन था, और एक मिसाल इसने पैदा की है कि अनुशासन में रह कर के हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं
तो ये जो इसमें जो कुर्बानियाँ भी दी हैं, मेरे ख्याल में 600 के आसपास जो है ना किसानों की मृत्यु हुई है, अगर मैं गलत ना हूँ तो, या इसके ऊपर है सर। या उससे थोड़ा बहुत ऊपर होगा, सही आंकड़े तो मेरे पास है नहीं, लेकिन ये है कि सैकड़ों में है जी। मृत्यु, सैकड़ों में हुई है। और इसके साथ साथ इन्होंने, किसानों ने संयम नहीं खोया। पता नहीं इनको क्या क्या कहा गया, इनको देशद्रोही कहा गया, इनको पाकिस्तानी कहा गया, इनको जो है ना पता नहीं जितनी भी एक इंसान के बारे में बुराइयां जोड़ी जा सकती हैं, वो किसान आंदोलन के बारे में, किसान रत जो आंदोलन में थे, किसान आंदोलनरत थे, उनके बारे में कही गई। लेकिन तो उन्होंने क्या ये भाषा जो यूज की गई आतंकवादी के रूप में, तालिबानी के रूप में, पाकिस्तानी के रूप में, पता नहीं क्या क्या भाषा बोली गई, तो क्या ये राजनीतिक भाषा आपके टाइम में थी जो अब की बार बोली गई, किसानों को बोली गई? देखिए, जो उस वक्त की राजनीति, अब की राजनीति में ज़मीन आसमान का फर्क। अच्छा। और मत कहूँगा राजनीति तो है ही नहीं अभी। अच्छा। राजनीति नहीं है, कुनीति आ गई है। और उस वक्त जो मेंबर पार्लियामेंट होते थे, जब अपनी बात कहते थे जी, जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया खड़ा होता था जी, सारी संसद एक तरफ उसकी उनकी इसकी बात को सुनने के लिए, इवन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, जी, अगर उनको पता होता कि राम मनोहर लोहिया जी का आज भाषण है, वो सारे काम छोड़ करके उसके भाषण को सुनने के लिए आता था जी, और लोग तालियां बजाया करते थे। और लोग जी, जनता जो है ना ये मानती थी कि आज तुम्हारी बात करने वाला आदमी संसद में है। मैं एक लोहिया की बात नहीं कर रहा, जी, उस वक्त भी कम्युनिस्ट पार्टी के भी बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी थे। जी, आपके जो है ना राजनारायण जी थे, जी, और विश्वनाथ जी थे भी उस वक्त, जी, और चंद्रशेखर जी थे। जी, मतलब ये है कि कितने ही थे, लेकिन जो भी थे वो नीति की बात करते थे, जी, वो जनहित की बात करते थे, जी, वो लोकहित की बात करते थे, जी, वो अपने निज हित की बात नहीं करते थे, वो राष्ट्र हित की बात, राष्ट्र सर्वप्रिय है ये सोच करके अपनी बात को कहते थे, सोच समझ के करते थे, तैयार होकर के आते थे। आजकल तो अनाप शनाप, मुझे ये जो है ना कहते हुए बहुत ही गलानी हो रही है कि कोई भी आदमी तो आज जो है ना ये आंदोलन, जो किसान किसी ने कुछ नहीं करे थे, बैठे थे आराम से, गर्मी में भी रहे, सर्दी में भी रहे, बरसात में भी रहे, लू में भी रहे, थपेड़े उन्होंने सहन करे। तो साहब एक बात और बताएं, तो ये अचंभे में डालने वाली बात नहीं है देश को कि कोई फैसले रात को, कोई सुबह सुबह, तो क्या है इसके ऊपर देश के चर्चा भी राजनीति के अंदर एमपी जो होते हैं बनते हैं, वो क्या चर्चा आज हो भी रही या फिर आपके टाइम में भी ऐसा हाल था? मैं तो एक बात ये कहूँगा कि हमारे टाइम में उस टाइम की तो अब तुलना तो मैंने आपको बता दिया था जी, लेकिन अब मैं ये कहूँगा, क्या ये कानून पास किया जी, उस वक्त पार्लियामेंट को, सदन को, जी, हिंदुस्तान की संसद को क्या विश्वास में लिया था? जी, एक तरफा जो ना लोकसभा में पास करवा दिया, राज्यसभा में पास करवा दिया, जी, और जो का कानून भी बनवा दिया। जी, कम से कम प्रवर समिति के पास अगर ये जाता, वहाँ पर बहस होती, इसकी सारी बात होती, फिर जो ना इसके बारे में लगे बार बार ये कहते हैं कि हमने तो किसानों के हित में ये जो है ये निर्णय लिया। जी, अरे किसानों के हित में निर्णय लिया, कौन से किसान, किस किसान से पूछा आपने? जी, किस प्रदेश के किसान से पूछा है? किसान जो ना, किसान आज किसान के मेहनत से जो चीज़ आती है वो हमारे पेट में आती है, जी। वो उसको, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो साहब ये राजनीति की दिशा क्यों बदल चुकी देश के अंदर से, क्या मानते हैं कि आज के दिन हिंदू की लड़ाई लड़ रहा, मुस्लिम की लड़ाई कर रहा, बातें कर रहा, भैया लगता नहीं कि देश भी जातिवाद की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा? राजनीति के अंदर अगर जातिवाद नहीं हो तो बात नहीं बनती आज के दिन। तो बात ये है, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये नहीं कि आज ये आया है, मैं देख रहा हूँ कि ऐसे माहौल को लाया गया है। अच्छा, लाया गया है किन द्वारा? जो आज सत्ता में बैठे हैं, अच्छा, उन्होंने ही यहाँ पर एक आंदोलन चलाया हरियाणा में, एक जाति के प्रति कि भाई हमें आरक्षण दो। जी,
उसके बारे में इतना बवंडर उठा दिया, अपनी पार्टी के एक मेंबर पार्लियामेंट को खड़ा कर दिया कि तुम जो ना इस जाति के खिलाफ 35 जातियों को इकट्ठा कर लो, 35 जातियों को एक तरफ कर लो, इस जाति को बिल्कुल बहिष्कार कर दो। तो ये जो ना एक सोची समझी चाल के तहत, एक सोची समझी बात के तहत, तो क्या देश का बंटवारा हो मेरे रहा? ख्याल में उनके दिमाग में ये बात आ गई कि अंग्रेज़ों ने जो पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी के हिसाब किताब से अगर आप चलोगे, उस पॉलिसी के हिसाब से आप चलोगे, तो आप जो है ना ताउम्र जो है ना इस कुर्सी पर बैठे रहोगे। उनको ये पता नहीं है जो नियति है ना, वो नियति बहुत 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 ही नरम भी होती है और खूंखार भी होती है। वो नियति जो है ना जिस प्रकार से बैठाती है ना कुर्सी के ऊपर, उससे बुरी तरह से फिर कुर्सी से उछाल करके फेंक भी देती है। और ये अंग्रेज़ भी ये सोचते थे, अंग्रेज़ों के बराज में तो ये कहा करते थे कि सूरज भी नहीं छिपता है, और बात ही सही थी। लेकिन अंग्रेज़ कहाँ गए? और मैं तो ये कहूँगा कि जो ये ओछापन आता है ना, इस ओछापन को मेरे ख्याल में प्रेरित है। आज महात्मा गांधी के बारे में मुझे तो शर्म आती है बात करते हुए। महात्मा गांधी जिसको कि राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रपिता के बारे में अनर्गल प्रचार हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं एक राष्ट्रपिता के लिए। दुनिया के लोग क्या क्या समझेंगे? एक तो आइंस्टाइन जो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, उसने ये कहा था कि महात्मा गांधी के बारे में जब आने वाली पीढ़ी पढ़ेंगी सुनेंगी तो ये सोचेंगे कि ऐसा एडवांस का कोई इंसान इस धरती पर पैदा भी हुआ था। एक साइंटिस्ट ने ये बात कही थी, वो जो वैज्ञानिक ने बात कही थी, वो राजनीतिक नहीं था। मैं कहता हूँ उस शख्स के बारे में कोई भी आदमी उंगली भी उठाता है और फिर इसके बाद में जो है ना तालियां बजती हैं, उसमें तालियां बजती, माफ़ करना, मैं उसके बारे में जो एंकर जो उसको बात करता था, उस एंकर का भी रोल कोई घड़ा मैं मानता कोई अच्छा रोल था। तो और उसके साथ में जिस पार्टी का वो जो नाम ले रही है कि सही आज़ादी 1914 में आई है या 1914 में आई, इसका मतलब ये है कि मोदी जी आए हैं तो सही आज़ादी इंडिया में आई, वरना नहीं आई है। इतनी मतलब चापलूसी की हद चापलूसी की हद। और आप कहते हैं कि ये बुराई और ये राजनीति में ये जो सारा क्यों पैदा हुआ, ये इसलिए पैदा हुआ तो कि रमुलू और खत्ती की कहानी है, याद है आपको? तो ध्रुवा बता दो, वह गाथा के है रमुलू की खत्ती की। कल आप इस संदर्भ में तो मैं क्या बताऊं बात है। वैसे वो गांव में जो ना पहले चक्की राने के लिए जो ना वो आदमी जाया करते थे। अच्छा। गांव में जाया करते थे, तो वो एक चक्की राने वाला ने आवाज़ लगाई तो एक बुढ़िया कहने लगी, भाई मेरी चक्की जो ना ठीक ढंग से नहीं पीस रही है, तो मेरी चक्की को ठीक करके दे दे। और भाई तू इतने ठीक करके दे दे, मैं एक पानी का मटका लिया हूँ इतना, तू अपना इतने जो काम कर। तो वो काम वो करता रहा, पत्थर तो था ही, को जोर से लगा दिया, चक्की का पार्ट टूट गया। उसने सोचा तो बुढ़ी आएगी रास्ते ही मारेगी तेरे को। वो उठा, उसके ऊपर पहले तो कोई फ्रीज तो हुआ नहीं करते थे, एक ऊपर जो है ना रस्सी लटका दिया करते थे, और कब उसके ऊपर जो है ना ये घी की जो है ना वह उसके ऊपर वह कुल्हड़ी रखी हुई थी। वो एकदम से उठा, कुल्हड़ी झापड़ी, तो सोचा तो बुरा हो गया। वो भागा जाने की कोशिश कर रही थी, देर में बुढ़िया आ गई। उसने देखा नहीं कि बुढ़िया भी आ रही है, बुढ़िया की उसने मारी टक्कर, उसका मटका ही फूट गया। उसका नाम था रमलू। बोला रमलू मतलब कड़ा रो लूँ। बोला ताई आगे देखते जाइए, रोते जाइए, मैं रमलू के कमाल तो देखते जाइए। तो ये मोदी जी का तो वो हालत हो रही है। ऐसी बात नहीं है। नोटबंदी की बात हुई, पूछा किसी से? जीएसटी की बात हुई, पूछा किसी से? ये जो कानून बनाया, पूछा किसी से? किसान कहते हैं कि हमारा ये खेती लाभ का पैसा नहीं रहा, हम तो एक छोड़ दें कैसे? कोई नहीं बात। उनसे बार बुलाया गया, उनको बार बुलाया गया। अब दर्जनों भी कहूँगा मैं
एक दो बार कम मान लो उसको, और सिर्फ किसान, मतलब आप अपनी बात को, किसान एक ही बात कहते थे, कानून वापस ले लो और हमें उचित मूल्य दे दो, मिनिमम सपोर्ट एमएसपी की गारंटी दे दे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और कोई मांग नहीं थी। क्या मांग थी आप? एक राजा को तो ये बात मान लेनी चाहिए जब प्रजा आती है एक बात कहने के लिए कि महाराज ये जो है ना, ये चीज़ हमें जो है तंग कर रही है, आप इसका हमारे निपटारा करो, तो उसका ये फर्ज बनता तो है। साहब, तो क्या आज मोदी जी ने जो अहम फैसले बताए हैं, लिए हैं और मीडिया को ऊपर लाइव आए हैं, तो इनसे किसान कितना जीत अपनी मान सकता है और किस प्रकार से इसी वादे को देखता है? क्योंकि दिसंबर में अगले जनवरी तक वोट शुरू होगा। देखो पार्लियामेंट तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कोई 20-25 दिन पहले जी किसी अच्छे विद्वान का एक लेख था कि ये डिलीमा बन गया किसान का और सरकार का, इसका क्या अंत होगा। तो उसने 4-5 वो कहे थे उसमें एक ये भी था कि वैसे मोदी मानने वाला नहीं है, जी। मोदी मानेगा तो डर से मानेगा, डर होगा जनमत का, और जनमत का डर तब अभी इस वक्त नहीं है, चुनाव के वक्त में होता है। और ये चुनाव जो होना, ये क्रूशियल टाइम पर हो रहे हैं, जो बड़ी स्टेट के हैं, जो सारे देश को प्रभावित करेंगे। यूपी को पंजाब के देखे जाते वो जो जितने भी हैं, अब जितने भी चुनाव अभी आगे जी। होने वाले हैं जी। 5 स्टेट के, जी। वो सारे बहुत ही मतलब निर्णायक हैं, देश की राजनीति को एक नई दिशा देने वाले हैं। जी इसलिए जो है ना, वो उन्होंने सोचा कि अब किसी तरीके से, जैसे एक पति पत्नी का आपस में बिगाड़ हो गया था, बाद में पति ने सोचा भाई तन्ने तो गलती करी, तेरी तो गलती है, तो गलती मानने के लिए तैयार नहीं अपनी पत्नी के आगे, उसकी एठी का कम हो जाए तो घर में हो जाना चाहता था, उसको मनाना भी चाहता था कि मैं गलती पर हूँ। उसने और तो कुछ देखा नहीं, एक बकरी जा रही थी, बकरी का कान पकड़ लिया और बकरी को आगे आगे कर दिया, बकरी तू मुझे मेरे घर में लेके क्यों जा रही है, बकरी तू मेरे घर में लेके मुझे क्यों ले जा रही है, क्यों जा रही है। ऐसे बकरी का नाम ले करके उस बहाना बना करके वो साथ चला गया। मोदी जी तो ऐसे आए हैं इसी हिसाब किताब से। इसने जो ये आज जो ये फैसला किया है ना, वो बकरी का कान पकड़ करके कोई न कोई तो तरीका बनाना था, उसने अपनी जो है खाल बचानी थी, उस खाल बचाने के लिए उसने सारा तो क्या अब देश की राजनीति के अंदर ही बदलाव आएगा इस निर्णय से, इस फैसले से? क्योंकि देश की पूरे विश्व की निगाह थी इसके ऊपर, कितना बदलाव आएगा देश की? देखिए, मैं एक बात आपको और कहूँगा, जब अभी अमेरिका का दौरा किया इसने, मोदी ने जी एक दौरा पहले भी किया था, जी तो पहला उसका वार्म वेलकम हुआ था रेड कॉर्पोरेट का। जी जी और अब की बार जो गए ना, जी अब की बार उदास होकर के, जी उदास से, मायूस से होकर के वापस आए। जी तो उसके दिमाग में ये बात आ गई कि विश्व जनमत भी इस फैसले की, किसान के फैसले के जो तुमने फैसला लिया है, इससे सहमत नहीं है। किसान के हक में जो है ना विश्व जनमत बनता जा रहा है, तेरे को जो है ना दुनिया के लोग भी दुत्कारेंगे। एक फर्क तो ये पड़ा, दूसरा ये चुनाव वाला था, तीसरा एक बात ये थी कि इतने बड़े लंबे संघर्ष का कोई न कोई अंत तो इसने निकालना ही था। आप एमपी रहे हैं तो राजनीति पे कितना असर पड़ेगा देश की राजनीति की? ये तो सर देश की जो आंदोलन था, ये तो देश की राजनीति को हिला ही रहा था ना, चाहे रेल रोक के हो, चाहे हाईवेज रोड की बात रोक की बात हो, चाहे थानों का घेराव की बात हो, चाहे किसी मंत्री को काम में न देने की बात हो, बात तो थी ना सर। किसान तो जीत रहा था 11 महीनों के दौरान, लेकिन जो आज की इस राजनीतिक छवि बनेगी, आपके टाइम में क्या बनती है, आज के टाइम में क्या बनती? मैं आपसे एक अर्ज करूं कि अभी जो अल्टीमेटम किसान नेताओं ने दिया था जी 2 दिन पहले, कि वो अल्टीमेट ऐसा ही था जैसे महात्मा गांधी ने दिया था उसमें 41-42 में, जी करो या मरो, डू और डाई। जी अंग्रेजों भारत छोड़ो, 2 नारे दिए थे, जी क्विट इंडिया और डू और डाई।
तो वो जो है ना, वो उसने उसने उससे अंग्रेज इतने 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 मतलब पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई थी उनकी कि उन्होंने सोचा अब तो जाने के अलावा और कुछ नहीं है, वरना यहाँ से कोई बस के नहीं जाएगा, जिंदा बस के नहीं जाएगा। इसी ये जो किसानों ने जो ये अल्टीमेटम दिया था इसको, कि ये अल्टीमेटम ये मोदी ने उसका जो है ना उसकी पुनरावृत्ति समझ करके कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग जो है ना अभी तक तो बिल्कुल अहिंसा पर चल रहे हैं, अगर ये अपनी पर आ गए तो गद्दी तो क्या है, तेरी तो जान भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए उससे करने के लिए दोनों बातें थी, अपनी गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए भी, अपनी जान को सुरक्षित रखने के लिए भी, आने वाले इलेक्शन में अपनी इमेज को बनाने के लिए, और इससे आगे जो ना और उसके आगे तो और ही है बस, फिर और क्या कहूँगा। बात जो आपने मेरे से प्रश्न किया था कि आज की राजनीति इतनी दूषित और विषैली और सतरहीन क्यों बन गई है, तो उसका तो मेरे पास एक ही जवाब है कि इसको बनी नहीं है, इसको बनाया गया है और सोचे समझे तरीके से इसको बनाया गया है। आपसे मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा और राष्ट्र से भी पूछूंगा और भारत की जनता से भी पूछूंगा, क्या कि जो राष्ट्र सम्मान दिया जाता है, उस राष्ट्र सम्मान उस कलाकार को, इस कलाकार ने राष्ट्र सम्मान से विभूषित किया है आप लोगों ने, उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा है? क्या किसी जिम्मेवार आदमी ने, सत्ता पार्टी के किसी जिम्मेवार आदमी ने, सत्ता पार्टी के संगठन ने क्या उसकी भर्त्सना की है? क्या उसको रिप्रिमांड किया है? क्या उसको उसकी वो ये कहा है कि भी आपने बहुत गलत किया है? तो इस किस्म की जो है ना, ये एक राष्ट्रपिता को, या तो राष्ट्रपिता को आपकी पार्टी ये कह दिया, अगर आपकी पार्टी में इसको मानते हो आप, तो आप खुद कह दो कि हम इसको राष्ट्रपिता भी नहीं मानते, तो ये तो ठीक है। अगर आप इसको राष्ट्रपिता मानते हो तो इसको जो आपने अलंकृत किया है वो सम्मान इससे वापस लिया जाना चाहिए। ये लोगों की चाह है। लोग चाहते हैं कि इस किस्म के आदमी को की भर्त्सना भी हो और उसको दंड भी मिले। ये इस किस्म की सोच की जो कोई कलाकार हो, चाहे कितना बड़ा कलाकार हो, चाहे कोई शिल्पी हो, चाहे और कुछ हो, चाहे वो राजनेता हो, कितना भी बड़ा हो, अगर उसकी विकृत मानसिकता है और किसी भारत के महापुरुष के बारे में, हिंदुस्तान के कितने आदमियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, कोई पूछना हो कि असली आज़ादी तो अब आई है जो उन्होंने कहा है, कोई उसमें पूछना हो कि 1857 के जंग आज़ादी के बाद कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं जिनके नाम ही इतिहास के पन्नों से गायब हो रहे हैं। कुछ आदमियों के नाम हैं तो उनको भी गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं है, ये सारे राष्ट्र को गाड़ियाँ हैं। और उन नेताओं की और उन देशभक्तों की आत्माओं को इसने कुरेरा है, और आज स्वर्ग में बैठे वो इस बात की भर्त्सना कर रहे हैं कि मेरे देश में जिसको हमने आज़ाद करवाने के लिए अपनी सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था, अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी, आज उस देश में ऐसा हो रहा है। महात्मा गांधी को अपशब्द करने वाले, महात्मा गांधी की चरित्र को में गिरावट पैदा करने वाले आदमी को जो अलंकृत करते हैं, उससे मैं तो यही कहूँगा फ़ौरन से जितनी जल्दी हो उससे ये सम्मान वापस लिया जाना चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। थैंक यू सर। तो बात की चौधरी जंगबीर सिंह जी से, भाई पूर्व एमपी रहे हैं और सरकार को बड़ी करीबी से देखा है, प्रधानमंत्री जी के दायरे के अंदर काम किया और देश हित के काम किए। तो उन्होंने बताया कि ये कोई जो कानून नहीं था, ये तो एक गलत फैसला था जो जल्दबाजी में लिया गया था, लेकिन उसकी भरपाई की तो आज 600 से ऊपर किसानों ने अपनी शहादत देगी की
और 11 महीने की तपस्या करने के बाद में आज मोदी जी के मुख पे आया कि ये कृषि कानून को वापस ले लिया जाएगा। JN सिन्नू से अजय नायक, पंकज सोनी के खास रिपोर्ट।